नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा हम घुसपैठिए नहीं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनेंगे। हरियाणा में आप और कांग्रेस इत्तेहाद पर तजब्जुब बरकरार, राघव चड्ढा ने कहा हम हरियाणा के हक में मुत्तहिद होकर लड़ेंगे इलेक्शन। लखनऊ में इमारत मुनहदम होने से हादसे में अब तक 8 अफराद की मौत, सीएम योगी ने जख्मियों से की मुलाकात। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर टेक्सास में किया गया वालिहाना इस्तकबाल। और इजरायली शहर तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। मैं उनसे यानी अमित शाह से बस इतना कहना चाहता हूं कि हम उस हिंदुस्तान के खिलाफ हैं जो वो बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई सबका है। हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनने जा रहे हैं। जो वो मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने भी मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। वो हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो हिंदू नहीं है। वो कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो दहशतगर्दी फिर से शुरू हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने 370 को खत्म किया तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब से 370 ले गए क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी हैं। और मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर दाखिला इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सियासी तफरीक हो सकती है लेकिन हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजारों कारकुनान और लीडरान कुर्बान हुए, क्या मुझे उन्हें याद दिलाना होगा? मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसीज कुर्बान हुए।
क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहां तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बढ़ती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम समझ चुके हैं कि पीडीपी ने रियासत में गुड गवर्नेंस कायम किया है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज पीडीपी के जरिए ही कायम किया गया है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी की बुनियाद नहीं रखी होती तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तानाशाही कर रही होती। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत नाराज और परेशान हैं और वो बैलेट का इस्तेमाल करके उन्हें जवाब देना चाहते हैं। देखिए, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, कोटा का, टास्क फोर्स का, इरवान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किया है, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि रविंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा बड़ा लीडर अमित शाह से मिलता था और कहता था हमारे साथ सरकार बनाइए बिला शर्तो शुरू। उसके बाद आज तक भी रात को जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप रात के अंधेरे में बीजेपी लीडरों से दिल्ली में मिलती है, तो अब मैं क्या कहूँ उसका। शुक्रिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने हरियाणा में आप और कांग्रेस इत्तेहाद के ताल्लुक से कहा है कि दोनों पार्टियों के इत्तेहाद को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों पार्टी की कोशिश है कि सभी बातों को किनारे रखकर हरियाणा के हक में, हरियाणा के अवाम की मांग के मुताबिक एकजुट होकर इलेक्शन लड़ें। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस बातचीत से हरियाणा, मुल्क और जमहूरियत के हक में कोई अच्छा हल जरूर निकलेगा। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। थैंक यू। या फिर तमाम बड़े कांग्रेसी मैं जो कहना चाहता, जरूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। देरी नहीं बहुत बहुत होगी, शुक्रिया। राघव जी, इसका फायदा बीजेपी नहीं, देखिए, अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले
फैसला ले लेंगे। और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। बात बन गई है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आंकड़ों की बात आप सबसे साझा नहीं कर सकता। कोई देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी के नेता का बयान हो, मेरी पार्टी के नेता का बयान हो, कोई व्यक्तिगत सीट का मामला हो, मैं किसी भी व्यक्ति पर या सीट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक मोटे तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि जल्द हम सब आपसे मीडिया के भीतर आकर रूबरू होंगे और कुछ गुड न्यूज आपको देंगे। दिल्ली में बीजेपी की रुकनीत की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी ने शिरकत की है। मनोज तिवारी ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक जमहूरियत पसंद पार्टी बीजेपी है। कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन पूरा यकीन है कि हम अपना 10 करोड़ रुकनीत का हदफ पार कर लेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज दिल्ली में बीजेपी की रुकनीत मुहिम में सुंदर नगरी, झुग्गी झोपड़ी की गरीब बहनें यहाँ आई हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनके घरों को तोड़ा है। देखिए, वर्तमान में भारत की अगर कोई एकमात्र लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है तो वो है बीजेपी। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित कर सकते हैं या किसी और पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में देश के प्रत्येक कम्युनिटी का, प्रत्येक व्यक्ति का कोई बिना भेदभाव के न्याय परक सहायता करता है तो वो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी ज्वाइन करने की होड़ भी लगी है। हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो हर 6 साल बाद हम एक नई सदस्यता अभियान करते हैं, जिसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता ली और अभी ये सदस्यता करोड़ों में पहुंच चुकी है। हमें इसको 10 करोड़ प्लस का टारगेट जो पहले से था उससे आगे जाना है और हम सब इसमें लगे हुए हैं। हम लोग अपनी लोकसभा में भी जगह जगह, अभी परसों हमने एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान कराया जहां एक ही साथ लगभग 500 लोग ज्वाइन किए। हम लोग अलग अलग ड्राइंग रूम बैठक करके भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं और मुझे पूरा विश्वास है। अभी हम बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड में एक बहुत लाखों लोगों की उपस्थिति है और चूंकि वो कार्यक्रम हम करा रहे हैं तो लोग वहाँ आते हुए तो वहाँ भी भाजपा ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में जो सुंदर नगरी की झुग्गी झोपड़ी के गरीब बहनें हैं वो यहाँ आए, ये गुहार लेते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनके घरों को तोड़ा है, ये विश्वास दिलवाने के बाद कि हम आपको एक और जगह पर पुनर्स्थापित करेंगे। कल इनके घर टूट जाएंगे। आज ये इस चिंता को लेकर भाजपा के साधारण सदस्यों के मध्य में आए हैं कि आप हमारे घरों को बचाइए। तो भाजपा का सदस्य क्यों बनते हैं लोग? ताकि इस प्रकार के गरीब और मजलूम अगर किसी चैलेंज का शिकार हों, किसी चुनौती से घिरे हों, तो उनकी सेवा करना या उनके प्रति कोई ना कोई सपोर्ट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल स्वभाव है। तो हाँ, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने लक्ष्य रखा है देशव्यापी कि सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का जो असली मकसद है वो है कि जो हमारे ग्रास रूट की साधारण जनसंख्या है उनकी हम सेवा कर सके हमारे संगठन की शक्ति के माध्यम से। इस कैंप में मैंने अनुरोध करा है, रवि प्रधान जी हमारे सबसे पहले सदस्य बने, उसके बाद मेरी चाची भी यहाँ पर सदस्य बनी है।
यदि आप एक सशक्त भारत चाहते हैं, एक सुदृढ़ भारत चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, तो विश्व की सबसे लोकप्रिय और सबसे विशाल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, भाजपा परिवार का एक अभिन्न अंग बनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी, लोकप्रिय और विकसित भारत के विजन के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का अंग बनिए। 8800002024 पर मिस्ड कॉल दें और एक सरल सा फॉर्म आता है लिंक पर, उसको भरकर जरूर सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के अंतर्गत यहाँ नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच आकर इस बात का संतोष मिला है कि भाजपा के संगठन और सरकार की वजह से देश भर में जिस प्रकार से गरीब कल्याण का काम, साथ ही नव भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत के नव निर्माण को लेकर और वैश्विक स्तर पर भारत की उपलब्धियों को देखते हुए जो हमारे नागरिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं बतौर हमारी पार्टी के मेंबर्स, उस संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूं। आई एम इलेटेड at the huge response the membership drive nationally is being given by citizens of our country to the Bharatiya Janata Party leadership. लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी टेक्सास पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। त्रिपुरा के वजीर आला माणिक साहा ने सड़क सिक्योरिटी के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट की तकरीब को हरी झंडी दिखाई। अगरतला में माणिक साहा ने कहा है कि सड़क सिक्योरिटी प्रोग्राम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर सैलाब आ गया, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया गया है। मैं लोगों से कहूंगा कि जल्दबाजी न करें और फिक्र न करें, बहुत तेज गाड़ी चलाने से बचें। इवेंट पहले ही होना था, यहाँ पर अभी फ्लड हो गया, आप जानते हो, तो इसीलिए हम लोग अभी आज ही का प्रोग्राम बनाया और हमारे साथ हमारा ये जो मिनिस्टर साहब सुशांत चौधरी भी हमारे साथ थे, डीजीपी साहब भी थे, हमारा मेयर साहब भी हमारे साथ थे। तो आज हम लोग इस इवेंट को आज ने हम लोग कराया यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल हम लोग का 16 जो परिवहन दफ्तर है उनसे 8 इंटरसेप्टर जो गाड़ी ये दिया है पुलिस और ट्रैफिक को, और बाकी इनका परिवहन दफ्तर के लिए 8 गाड़ी हर डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट में जाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इस दिशा पर ये सब अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 2 किताब भी यहाँ पर आज यहाँ पर उन्मोचन हुआ है ताकि ट्रैफिक रूल्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में सब पूरा उसमें ट्रैफिक ये परिवहन दफ्तर से ये आज हुआ है। और यहाँ पर जिरानिया में एक माने स्कूल भी खुला है जहाँ पर ड्राइविंग कैसे करना है, उसका किस तरह ड्राइविंग करना चाहिए, उसको लिए भी आज यहाँ पर कुछ हमारा हम लोग हमेशा कहते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट, तो कुछ हमारे बच्ची सब इन लोगों को हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, उनको सर्टिफिकेट दिए। तो इस तरह ये इवेंट बहुत जरूरी है। आप जानते हैं त्रिपुरा में अभी इतना गाड़ी बढ़ गया है, 7.5 लाख के ऊपर गाड़ी यहाँ पर माने व्हीकल्स यहाँ पर हो गया है, और उसमें 5 लाख के ऊपर आपका माने 2 व्हीलर्स है। और काफी हद तक यहाँ पर एक्सीडेंट आप जानते हैं हर जगह जैसे होता है, यहाँ पर भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लेकिन माने अगर उसका हम लोग स्टडी किए हैं कि जिस तरह यहाँ पर माने व्हीकल्स हुआ है उस हिसाब से इतना यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ फिर भी कोई भी एक्सीडेंट माने हम नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारा परिवहन दफ्तर के थ्रू से हमारा मिनिस्टर साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का सभी सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक ढंग से उसको कैसे हम लोग जीरो एटलीस्ट 10% तक कम से कम रिड्यूस करें, इस दिशा पर काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज का दिन सबको मैं कहूँगा जे नो हरी नो वेरी, आराम से, और खास करके बहुत लोग आप जानते हैं जो एडिक्ट होके भी आजकल गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उससे दूर रहे और बचे।
गुज़श्ता रोज लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत ढहने का हादसा पेश आया था, जिसमें अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है और तकरीबन 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जख्मियों से अस्पताल जाकर मुलाकात की है। महकमा फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी आरएन सिंह ने बताया है कि कल से राहत रसानी का काम जारी है। 8 लोगों की मौत की खबर है, 28 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना हुई है, उसमें घायलों का इलाज बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा रहा है। लोक बंधु अस्पताल में अभी 10 घायल एडमिट हैं। उनसे सभी से हमने बात किया है, सभी लोग सुरक्षित हैं और उनका इलाज उच्च कोटि का बेहतर से बेहतर किया जा रहा है और सब कुछ, कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और इस घटना में, दुखद घटना में 8 हमारे भाई असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। हम हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और इस घटना की जो क्या कारण है, क्यों घटना हुई, इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरी सरकार जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है। सरकार द्वारा मुआवजा देने की भी बात, हम मुआवजा भी देंगे और हर संभव सहायता हम पीड़ितों की करेंगे। अभी तक जो है, कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या हो सकती है? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से, उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बच गई है। अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की, फोर्स की वगैरह की और जो हमारी टेक्निकल टीम, उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और एनडीआरएफ की टीमें, टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल। कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। देखिए इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी संभावना है, कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को। इजरायली शहर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं। सेहूनी जराये के मुताबिक गुज़श्ता शब होने वाले मुजाहरों में 7.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल गजा पट्टी से यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे के ताल्लुक से सरकार मुखालिफ रैलियों में शहरी सड़कों पर उतरे हैं और इन यरगमालियों को फिलिस्तीनी बुनियाद परस्तों ने ठीक 11 माह कबल यरगमाल बनाया था। पेरिस में होने वाला 2024 का पैरालंपिक्स गेम्स चल रहा है, जिसके दौरान 107 किलोग्राम कैटेगरी में ईरानी वेटलिफ्टर अली अकबर गरीब शाही ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अली अकबर ने 252 किलोग्राम के वजन के साथ पहली पोजीशन हासिल की है और पैरालंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ते हुए तलाई तमगा हासिल किया है। फ्रांस के शहर पेरिस में चल रहे 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी एथलीट्स का शानदार मुजाहरा जारी है। हिंदुस्तानी खिलाड़ी नवदीप सिंह ने मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें कि इस मर्तबा हिंदुस्तानी पैरा एथलीटों ने पैरालंपिक्स की तारीख का सबसे बेहतरीन मुजाहरा किया है। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा हम कुछ बैठिए नहीं, हम मंगलसूत्र नहीं छीनेंगे।
हरियाणा में आप और कांग्रेस इत्तेहाद पर तजब्जुब बरकरार, राघव चड्ढा ने कहा, हम हरियाणा के हक में मुत्तहिद होकर लड़ेंगे इलेक्शन। लखनऊ में इमारत मुनहदिम होने से हादसे में अब तक 8 अफराद की मौत, सीएम योगी ने जख्मियों से की मुलाकात। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर टेक्सास में किया गया वालिहाना इस्तकबाल। और इजरायली शहर तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।